नमस्ते, मैं हूं जसप्रीत कौर। आप देख रहे हैं 12 बजे का कोरोना बुलेटिन। दिल्ली पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर, उनकी पत्नी और बच्चे को कोरोना हुआ है, जिसके बाद मॉडल टाउन पुलिस कॉलोनी के 3 ब्लॉक क्वारंटीन किए गए हैं। सब इंस्पेक्टर की पत्नी एक अस्पताल में नर्स है। फिलहाल पुलिस सब इंस्पेक्टर के संपर्क में आने वाले लोगों की पहचान कर रही है। तो सब इंस्पेक्टर की पत्नी को भी कोरोना हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर, उनकी पत्नी और बच्चे को कोरोना हुआ है, जिसके बाद मॉडल टाउन पुलिस कॉलोनी के 3 ब्लॉक क्वारंटीन किए गए हैं। सब इंस्पेक्टर की पत्नी एक अस्पताल में नर्स हैं। फिलहाल पुलिस सब इंस्पेक्टर के संपर्क में आए लोगों की पहचान कर रही है और जैसे ही उन लोगों की पहचान हो जाएगी उसके बाद उनको क्वारंटीन किया जाएगा। तो मॉडल टाउन पुलिस कॉलोनी के 3 ब्लॉक फिलहाल क्वारंटीन किए गए हैं एहतियात के तौर पर। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि दिल्ली पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर, उनकी पत्नी और बच्चे को कोरोना हुआ है और बताया गया कि सब इंस्पेक्टर की पत्नी अस्पताल में नर्स हैं। फिलहाल जो लोग सब इंस्पेक्टर के संपर्क में आए इन दिनों में उनकी पहचान हो रही है ताकि उन लोगों को भी क्वारंटीन किया जा सके। और 3 ब्लॉक हैं, क्योंकि ये दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में रहते थे, अब उन ब्लॉक को भी क्वारंटीन किया गया है। पुलिस क्या कह रही है इस मामले में? पुलिस अभी इसे लगातार दबिश दे रही है, ढूंढ रही है उसको। अभी जो है लगातार गांव में दबिश दी जा रही है। गांव में तमाम पुलिस फोर्स मौजूद है। अपर पुलिस अधीक्षक भी मौके पर पहुंच गए हैं, सीओ भी मौके पहुंच गए हैं, कई थाने का फोर्स भी मौके पर पहुंचा है। लगातार गांव में उसको तलाश की जा रही है और लेकिन अभी तक मिला नहीं है। जी, अब परिवार की तरफ से तहरीर दी गई है? कोई जो मृतक महिला है उनके परिवार की तरफ से कोई सामने आया, किसी ने शिकायत की? आपने कहा कि उनके पति गायब हैं, तो क्या परिवार में कोई और नहीं है? अभी परिवार की तरफ से कोई तहरीर नहीं गई है। अभी पुलिस मौके पर ही मौजूद है, कोई अभी तहरीर नहीं मिली है और तहरीर मिलते ही मुकदमा लिख दिया जाएगा। क्यों पुलिस अभी लगातार उसको ढूंढने का प्रयास कर रही है। आप रहिए हमारे साथ में, एक बार ये तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा दे। देखिए, 2 लोगों के बीच में ऐसा लगता है जैसे नॉर्मल बातचीत हो रही है और अचानक से क्या होता है, महिला जैसे ही घर के अंदर दाखिल होने की कोशिश करती है। ये व्यक्ति विकलांग है, बताया जा रहा है कि ये विकलांग है। बीजेपी नेता से इसके ताल्लुकात हैं, साला बताया जा रहा है, क्षेत्रीय एक नेता का साला बताया जा रहा है, जिसने इस महिला को पीछे से 2 गोलियां मारी। वो बेसुध होकर अपनी दहलीज पर गिर जाती है। आसपास के लोग जो हैं वो शोर मचाते हैं एकदम से और ये आरोपी वहां से भाग निकलता है, लेकिन महिला को अस्पताल ले जाया जाता है। अफसोस की बात कि वो रास्ते में ही दम तोड़ देती है और महिला का पति भी 3 साल से गायब है। आरोप इसी व्यक्ति पर है कि उसे गायब करने में भी इनका ही हाथ है। जमीन का विवाद है और देखिए किस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार एक तरफ लॉकडाउन का जिक्र होता है, सुरक्षा व्यवस्था का जिक्र होता है और दिन दहाड़े इस तरह से मर्डर की घटना को अंजाम दिया जाता है, वो भी एक विकलांग। ये व्यक्ति विकलांग है, ये भी बड़ी बात हम आपको बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, दिल्ली पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर, उनकी पत्नी और बच्चे को कोरोना हुआ है, जिसके बाद मॉडल टाउन पुलिस कॉलोनी के 3 ब्लॉक क्वारंटीन किए गए हैं। सब इंस्पेक्टर की पत्नी एक अस्पताल में नर्स है। फिलहाल पुलिस सब इंस्पेक्टर के संपर्क में आने वाले लोगों की पहचान कर रही है। तो दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर, उनकी पत्नी और बच्चे को कोरोना आया है, कोरोना हुआ है। तीनों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव हुई है। आनंद हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। आनंद, सब इंस्पेक्टर, उनकी पत्नी और बच्चे को कोरोना हुआ है, इस वक्त स्थिति क्या है? कितने लोगों के ये संपर्क में आए थे? क्या उनकी पहचान हो पाई है? जी देखिए, बिल्कुल नॉर्थ वेस्ट जिले का ये मॉडल टाउन पुलिस लाइन है, जिसमें कई पुलिस और उनके परिवार के लोग रहते हैं। वहां पर एक सब इंस्पेक्टर, उनकी पत्नी और उनकी जो बच्ची है वो कोरोना पॉजिटिव आए थे। उसके बाद से पूरा जो GH और I 3 जो ब्लॉक है उन्हें सील कर दिया गया है, क्वारंटाइन कर दिया गया है और पूरे जो पुलिस कॉलोनी है, पुलिस लाइन है, उसे सैनिटाइज किया जा रहा है। और ये जानकारी जुटाई जा रही है कि कितने लोगों के संपर्क में, कितने पुलिसकर्मियों और अधिकारियों के संपर्क में सब इंस्पेक्टर आए थे। उन तमाम लोगों को भी क्वारंटाइन करने की जो प्रोसीजर है वो शुरू कर दी गई है। बिल्कुल आनंद, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि सब इंस्पेक्टर हैं और उनके संपर्क में कई पुलिसकर्मी आए थे और उनकी पत्नी नर्स बताई जा रही है। जी देखिए, बिल्कुल उनकी पत्नी एक दिल्ली के अस्पताल में नर्स बताई जा रही हैं और ये भी जानकारी जुटाई जा रही है जो इलाके के DM हैं और जो अधिकारी हैं कि जो उनकी नर्स थी और जो सब इंस्पेक्टर थे वो किन किन लोगों के संपर्क में आए थे और किस तरह से वो लोग पॉजिटिव हुए हैं। और उसके बाद से वो कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उनकी जो GH और I ब्लॉक है उसे क्वारंटाइन किया गया है। और बिल्कुल, तो आनंद, अब उन लोगों की पहचान की जा रही है जिनके संपर्क में ये लोग आए थे। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। राज्य में एक दिन में 71 नए मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद राजस्थान में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 1076 हो गई है।
राज्य में कोरोना से अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 74 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। राजस्थान के जयपुर में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। तो राजस्थान में एक दिन में 71 मामले सामने आए हैं। दिल्ली के बाद बिहार के नालंदा में भी तबलीगी मरकज से जुड़ी एक बड़ी जानकारी सामने आई है। बताया गया कि नालंदा में बिहार शरीफ की एक मस्जिद में तबलीगी मरकज का एक सम्मेलन हुआ था। नालंदा के जिला कलेक्टर ने आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव को चिट्ठी लिखकर तबलीगी मरकज के कार्यक्रम की सूचना दी है। चिट्ठी के मुताबिक 14 और 15 मार्च को तबलीगी मरकज का सम्मेलन हुआ था, जिसमें 640 लोग शामिल भी हुए थे और ये चिट्ठी न्यूज़ 18 के पास है। इस चिट्ठी में बताया गया है कि तबलीगी मरकज के सम्मेलन में भाग लेने वाले नवादा के एक शख्स के संपर्क में आने वाला दूसरा शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। चंद्रमोहन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। चंद्रमोहन, दिल्ली के बाद अब ये मामला बिहार में सामने आया है और जो चिट्ठी लिखी गई है इसमें कई जानकारियां सामने आई है और कई अहम जानकारियां सामने आई है, जिसके बाद ये पता चलता है कि बहुत कुछ छुपाया गया था। बिल्कुल, देखिए ये जानकारी जब से सामने आई है उसके बाद जिला प्रशासन लगातार जो है वो आपदा प्रबंधन विभाग के संपर्क में है और जो चिट्ठी लिखी गई है उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि नवादा का एक आदमी था जो इस तबलीगी मरकज में शामिल हुआ था और जब उसके संपर्क में एक दूसरा आदमी आया तो उसका कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। उसके बाद से सभी लोगों को फिल्टर किया जा रहा है और जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है कि कौन कौन जिले से कितने लोग यहाँ पर पहुंचे थे, तो उनकी जानकारी इकट्ठा की जा रही है और सबको क्वारंटाइन कराया जाएगा, ऐसा आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से सख्त यह निर्देश जारी किया गया है। तो जितने लोग भी इस मरकज में उस समय शामिल हुए थे 2 दिन के लिए, उन सबको चिन्हित किया जा रहा है और यह जानकारी भी जुटाने की कोशिश की जा रही है कि कौन कौन लोग थे, कहां से यहाँ पर पहुंचे थे, कितने दिनों तक यहाँ पर ठहरे थे और जो वहां के बिहार शरीफ के रहने वाले लोग थे उनका जो है। बिल्कुल, तो 14 से 15 मार्च को यह सम्मेलन हुआ था। राजस्थान के टोंक में लोगों ने पुलिस वालों का सम्मान किया। लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखते हुए ताली बजाकर पुलिस कर्मियों की हौसला अफजाई की, जबकि देवली में लोगों ने सफाई कर्मियों को साफा और फूल माला पहनाकर सम्मानित किया, जिसके बाद सफाई कर्मियों ने लोगों को धन्यवाद दिया। कोरोना के खिलाफ जंग में पुलिस और सफाई कर्मी जुटे हुए हैं, ऐसे में लोगों ने उनका सम्मान किया। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिला प्रशासन एक अभियान की शुरुआत उन्होंने की है, जिसके गरीबों और जरूरतमंदों के लिए सामान जुटाया जा सके। इसके लिए डोनेशन ऑन व्हील्स अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान के तहत लोगों को सामान पहुंचाया जा रहा है। प्रशासन ने लोगों से दान करने की अपील की है, जिसके बाद लोग प्रशासन की मदद कर रहे हैं और सामान भी पहुंचा रहे हैं। प्रशासन ने दावा किया है कि रोज करीब 200 लोगों को मदद पहुंचाई जा रही है। इसके तहत हम लोग ने एक स्टैंडर्ड किट बनाया हुआ है जो लगभग जो एक सामान्य परिवार 4 से 5 मेंबर के लिए जो 5-7 दिन चल जाए। चावल, दाल, आटा, शक्कर, नमक, खाद्य तेल, आलू, प्याज, इस तरीके से, और हल्दी मिर्ची के पैकेट्स और जो उपलब्धता अनुसार हम जो है सब्जी भी इनको उपलब्ध करा रहे हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने लॉकडाउन का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने अब तक 600 से ज्यादा केस दर्ज किए हैं। कई लोगों को जेल भी भेजा गया है। इसके अलावा हजारों वाहनों को भी सीज कर 21 लाख रुपए का हर्जाना वसूला गया है। देश में 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है और प्रशासन लगातार लोगों से घरों में रहने की अपील कर रहा है। अगर ये पाया जाता है कि जानबूझ के कोरोना संक्रमण के संबंध में सारी चीज़ें जानते हुए भी लॉकडाउन के उल्लंघन को व्यक्ति बार बार कर रहा है, एक से अधिक बार कर रहा है, तो ये स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि वो आपराधिक प्रवृत्ति का है। उसकी मानसिकता इस प्रकार की है कि वो सभी लोगों की सेहत से खिलवाड़ करना चाहता है और भविष्य में ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके विरुद्ध हिस्ट्रीशीट की कार्रवाई की जाएगी और अगर उसके बाद जरूरत पड़ी तो अन्य प्रकार की कार्रवाई भी की जाएगी। राजस्थान के चुरू में लोगों ने पुलिस के सम्मान में उनके काफिले पर फूलों की बारिश की। इस बीच लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा। लोग पहले कतार में खड़े हुए और जैसे ही पुलिस वालों का काफिला वहां से गुजरा, लोगों ने उन पर फूलों की बारिश की। प्रशासन ने लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील की, साथ ही लोगों को घरों में रहने की नसीहत भी दी।
जब हमें पता चला कि आज चूरू पुलिस की गश्त इस हमारे मोहल्ले से है तो हमने सबने मिलकर फैसला किया कि क्यों नहीं हम भी अपने इन बहादुर शेरों का स्वागत करके हम इनका हौसला अफजाई करें। इसी क्रम में आज हमारे वार्डवासियों ने चूरू पुलिस का पुष्प वर्षा करके उनका उत्साहवर्धन किया। गुजरात में कोरोना की वैक्सीन बनाने की दिशा में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। गुजरात सरकार के मुताबिक वहां के बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर में वैज्ञानिकों ने कोविड-19 के जीनोम सीक्वेंस की जानकारी जुटा ली है। वैज्ञानिकों का दावा है कि कोविड-19 के जीनोम सीक्वेंस की जानकारी मिलने के बाद कोरोना की बीमारी की वैक्सीन बनाने में मदद मिलेगी। कोविड-19 में का जो वायरस है वो किस तरीके से दिखता है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, ये सब आपने ढूंढ निकाला? हाँ जी, ये जो वायरस है अभी जो गुजरात में से वो पाया गया, तो चाइना के वुहान में फर्स्ट वायरस सीक्वेंस जो फर्स्ट वायरस मिला उससे और ये गुजरात में जो वायरस पाया गया वो दोनों में कितनी भिन्नता है उसको लेके फिर हम तय कर पाएंगे कि उसके जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स है जैसे स्पाइक प्रोटीन्स है, दी कैप्सिड प्रोटीन है, मेम्ब्रेन प्रोटीन है, उसमें कितनी भिन्नता है। और वो भिन्नता से हम ये भी तय कर पा सकते हैं कि जो दवाइयाँ हैं, जो ड्रग्स हैं, वो कितने बेहतर तरीके से या तो कितने कम मात्रा में उससे इंटरेक्ट या तो प्रोटेक्शन दिलवा सकती है। तो मसलन ये हम समझने की कोशिश ये समझिए कि वायरस कितना ताकतवर है, वायरस की क्या ताकत है उसमें और उसको किस तरीके से हराया जा सकता है, कौन सी एंटीबायोटिक उस पर काम आ सकती है, ये दिशा में हमने काम किया था। ये जो वायरस के प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड से हमने उसको प्रिडिक्ट किए हैं, उससे जो तरह तरह की दवाइयाँ मार्केट में है वो प्रोटीन से कैसे इंटरेक्ट करती हैं उसका भी हमने इवैल्यूएशन किया है और उससे पता लगा सकते हैं कि कौन सी दवाई कितनी ज़्यादा या तो कम इफ़ेक्टिव रहेगी। दूसरा, ये जो जीनोम सीक्वेंस हमने किया उससे उसके स्पाइक प्रोटीन या एनवेलप प्रोटीन का जो सीक्वेंस मिलेगा उसका प्रोटीन स्ट्रक्चर से हम वैक्सीन बनाना चाहते हैं, तो वो वैक्सीन किस तरह से होना चाहिए, वो भी सिंथेटिक वैक्सीन भी बना सकते हैं या दूसरा ट्रेडिशनल तरीके से जो वैक्सीन बनाते हैं वो भी बना सकते हैं। गुजरात सरकार के वैज्ञानिकों को मिली इस सफलता के लिए ट्वीट कर कहा कि गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिकों पर गुजरात को गर्व है। ये देश के किसी भी राज्य में पहली ऐसी लैब है जिसे कोविड-19 के पूरे जीनोम सीक्वेंस की जानकारी मिली है, जिससे उसकी उत्पत्ति, दवाओं, वैक्सीन और उसके नुकसान की तीव्रता का पता चलने में मदद मिलेगी। हिमाचल प्रदेश के सोलन सिरमौर सीमा पर प्रशासन आने जाने वालों की जांच कर रहा है। प्रशासन ने जिन लोगों के लिए पास जारी किए हैं वो जैसे वहां से गुजरने के लिए निकलते हैं उनकी थर्मल स्क्रीनिंग होती है, जिसके बाद ही उन्हें वहां से जाने दिया जाता है। इससे प्रशासन के पास जांच करने का डेटा इकट्ठा हो रहा है। यहाँ पे विभाग के द्वारा हमारी ड्यूटीज लगाई गई है। अभी तक ऐसा कोई सिम्टोमेटिक पेशेंट या कोई, यहाँ तक कि टेम्परेचर भी लगभग सबका नॉर्मल आया है और कोई भी ऐसा कोई सिम्टोमेटिक पेशेंट हमारी नज़र में नहीं आया है अभी तक। स्कैनिंग चल रही है। इन फ्यूचर अगर कोई ऐसा आता है तो उसके प्रॉपर अगर क्वारंटाइन की जरूरत पड़ेगी तो वो किया जाएगा। आगे जो भी कार्रवाई करनी होगी वो की जाए। यूपी के मुजफ्फरनगर में आरपीएफ के जवान लोगों को खाना मुहैया करवा रहे हैं। रेलवे पुलिस रोजाना 250 लोगों तक खाना पहुंचा रही है। खाना देने से पहले लोगों के हाथों को सैनिटाइज करवाया जाता है, जिसके बाद ही उन्हें खाने के पैकेट दिए जाते हैं। लॉकडाउन के बाद रेलवे स्टेशन के पास कई मजदूर आसरा लिए हुए हैं, जिन्हें आरपीएफ के जवान खाना दे रहे हैं। हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर आरपीएफ की तरफ से स्टाफ के सहयोग से 8 तारीख से ही 8 अप्रैल से ही जो भी ज़रूरतमंद स्टेशन के आसपास रह रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट की लेबर है या बाहर जो मजदूर रह रहे हैं, उनके लिए हम खाना बना के और वितरित कर रहे हैं अपनी तरफ से ही। इसमें हमारे स्टाफ का भी पूरा सहयोग है।
छत्तीसगढ़ के कांकेर में लोग गरीबों और जरूरतमंदों को सामान पहुंचा रहे हैं, तो कई लोग ऐसे भी हैं जो तापमान बढ़ने के बाद पीने का साफ पानी मुहैया करवा रहे हैं। कुछ लोग जगह जगह पानी का साफ पानी का इंतजाम कर रहे हैं, जिससे इमरजेंसी में निकलने वाले लोगों को पीने का साफ पानी मिल सके, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से दुकानें बंद हैं। ऐसे में लोगों को पीने के पानी की दिक्कत ना हो, इसके लिए ये इंतजाम किए गए हैं। हम लोग देखें कि यहाँ का लोग बाग जितने दूर दराज से आते हैं, लॉकडाउन का कारण भी इन लोग बहुत परेशानी होते हैं। किराना सामान या फल फ्रूट लेने आता है, दवाइयाँ लेने आता है, पानी का व्यवस्था कहीं नहीं है बोल के हम लोग सब मिलके यहाँ ये पियाऊ सेंटर खोले हैं। सब कोई आए और यहाँ का पानी पिए और अपने घर जाए, और लॉकडाउन का जो प्रक्रिया है इन लोग सही ढंग से मना रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के नाहन में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने स्वास्थ्य विभाग को 150 सुरक्षा किट दी है। कोरोना से बचाव के लिए ये किट स्वास्थ्य विभाग को दी गई है। इससे पहले 150 किट सफाई कर्मियों और 50 किट पुलिस वालों को भी सौंपी जा चुकी हैं। इस बीच उन्होंने लोगों से लॉकडाउन ना तोड़ने और घरों में रहने की अपील की, जिससे कोरोना की चपेट में आने से बचा जा सके। 150 किट सफाई कर्मियों को कल नगर पालिका के लिए, 50 पुलिस कर्मियों को, और आज 150 किट हेल्थ यानी 50 सीएमओ और 100 मेडिकल कॉलेज को दी हैं। और भी जो आवश्यक होंगी वो उपलब्ध कराएंगे ताकि हमारे ये लोग सुरक्षित रहें। देश के अलग अलग हिस्सों में प्रवासी मजदूरों को उनके गांव पहुंचाने को लेकर बार बार सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि उन्हें परेशानी से बचाने के लिए रेल विभाग उन्हें ट्रेन मुहैया करवाए, लेकिन सच ये है कि मौजूदा हालात में प्रवासी मजदूरों को घर जाने से रोकने के लिए ट्रेनें नहीं रोकी गई हैं, बल्कि ये कोविड-19 महामारी को रोकने की कोशिश है जो बेहद जरूरी है। चौदह अप्रैल की ये दो तस्वीरें कोरोना महामारी के बीच किसी खतरे की घंटी से कम नहीं थी। बस घर जाने की जिद को लेकर अचानक भीड़ उमड़ी और देश के हर हिस्से में ये डर भर गया कि सोशल डिस्टेंसिंग के बिना ये कोरोना जैसी महामारी की बिन बुलाई दावत तो नहीं। ना सरकार भीड़ के दबाव में आई और ना ही रेल विभाग। इस भीड़ को अगर घर पहुंचाने के लिए ट्रेन चला भी दी जाती तो क्या होता, इसे समझते हैं। पहला खतरा, ट्रेन चलने की खबर मिलते ही रेलवे स्टेशनों पर भीड़ उमड़ पड़ेगी। इस भीड़ में अगर ऐसे कुछ लोग भी हों जो कोरोना की चपेट में आ चुके हों और उनमें कोई लक्षण भी ना दिख रहा हो, तो वो बाकी लोगों के लिए खतरा बन सकते हैं। यानी स्टेशन की ये भीड़ कोरोना वायरस को फैलाने का एक बड़ा जरिया बन सकती है। दूसरा खतरा, अब ट्रेन की बोगी के अंदर देखते हैं। स्टेशन से ट्रेन की बोगी में सवार होने वाले यात्रियों में अगर एक में भी कोरोना वायरस हो तो बोगी में मौजूद हर यात्री कोरोना वायरस की चपेट में आ सकता है, क्योंकि बोगी एक बंद डिब्बे की तरह है जहां यात्रियों को कई घंटे तक एक साथ सफर करना पड़ता है। तीसरा खतरा, ये ट्रेन जब मंजिल पर पहुंचेगी तब तक न जाने कितने यात्रियों को कोरोना वायरस बीमार बना चुका होगा, भले ही उनमें लक्षण दिख रहे हो या ना दिख रहे हैं। मंजिल पर पहुंचकर ऐसे यात्री अपने गांव, अपने घर पहुंचेंगे और उस गांव तक पहुंच जाएगी कोरोना की महामारी। चौथा खतरा, बात यही नहीं थमेगी। कोरोना गांव और घर के उन लोगों के लिए बेहद खतरनाक साबित होगा जो बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं। हमारे देश में गांव में ना तो शहरों जैसी आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं हैं और ना ही कोरोना वायरस जैसी जानलेवा बीमारी से निपटने के लिए जरूरी संसाधन। देश के तमाम शहरों में भी अब तक करीब 50,000 वेंटिलेटर का ही इंतजाम है। यानी ट्रेन से घर जाने की गुहार लगा रहे ऐसे लोग गांव के उन लोगों की जिंदगी भी खतरे में डाल देंगे जिन्हें फौरन बेहतर इलाज तक नहीं मिल पाएगा। रेलवे के लिए देश के बड़े शहरों से प्रवासी मजदूरों और कामगारों को गांव तक पहुंचाना बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है। रेल विभाग को तो ट्रेनें बंद करने का नुकसान भी हो रहा है। लॉकडाउन में यात्री ट्रेनों की आवाजाही पर रोक लगाने से हर रोज करीब 100 करोड़ रुपए की कमाई बंद हो गई है।
ट्रेन न चलाने के बावजूद रेलवे को अपने कर्मचारियों की तनख्वाह और दूसरे मदों में खर्च भी करना पड़ रहा है। रेलवे ने ट्रेन की बोगियों को कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच आइसोलेशन वार्ड में बदलने में भी मोटी रकम खर्च करनी पड़ रही है, लेकिन वो इसकी भरपाई के लिए ट्रेन चलाकर पूरे देश को एक खतरे में नहीं डालना चाहती, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार की अब तक की सारी कोशिशों पर पानी फेर दे। कोरोना के लिए अब तक कोई दवा नहीं है, अगर कोई दवा है तो वो है सोशल डिस्टेंसिंग। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा का पूरी तरह पालन करें। मजदूरों के लिए ट्रेन चलाने की बात करने वालों को समझने की जरूरत है कि ट्रेन मजदूरों को रोकने के लिए नहीं बंद की गई है, बल्कि कोरोना को फैलने से रोकने के लिए ट्रेन बंद की गई है। देश इस वक्त कोरोना से जो जहां है वहीं रहे के मंत्र पर काम कर रहा है और कोरोना से जंग में जीत का यही एक रास्ता है। इसलिए देश को ये समझना होगा कि महामारी का शिकार होने से बेहतर है थोड़ी परेशानी, क्योंकि जान है तो जहान है। मध्य प्रदेश के सीहोर में बीजेपी सांसद रमाकांत भार्गव ने मास्क और सैनिटाइजर बांटे। उन्होंने मास्क और सैनिटाइजर सफाई कर्मियों को बांटे। बीजेपी सांसद ने लोगों से लॉकडाउन के समय घरों से न निकलने और मास्क लगाने की नसीहत दी, जबकि प्रशासन ने भी लोगों की लॉकडाउन का पालन करने की उनसे अपील की, जिससे कोरोना से बचा जा सके। माननीय मोदी जी के आह्वान पर और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भाई और बहनों से मेरा आग्रह है कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन करें और सभी हमारे जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, पुलिस विभाग के कर्मचारी हैं, इनको सबको सहयोग करें। दिल्ली क्राइम ब्रांच के मुताबिक निजामुद्दीन के मरकज में हुए कार्यक्रम से ठीक पहले तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद के बैंक अकाउंट में विदेश से बड़ी रकम भेजी गई थी। क्राइम ब्रांच के मुताबिक तबलीग का कार्यक्रम शुरू होने से पहले मौलाना साद के बैंक अकाउंट में विदेशों से पैसे भेजने का सिलसिला बढ़ गया था और इसके बाद बैंक के अधिकारियों ने मौलाना साद के सीए से पूछताछ भी की थी। साथ ही बैंक के अधिकारियों ने मौलाना साद से भी मिलने की बात कही थी। साद के मिलने पर सीए ने इनकार किया। इसके बाद बैंक ने उनके अकाउंट में पैसा आने पर रोक की चेतावनी तक दी थी। फिलहाल क्राइम ब्रांच मरकज की फंडिंग का हवाला कनेक्शन तलाश रही है। इस सिलसिले में 100 लोगों से पूछताछ भी हो चुकी है। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। आनंद, कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई है और विदेशों से फंडिंग हुई थी, अब तो हवाला कनेक्शन की बात भी सामने आ रही है। जी देखिए, बिल्कुल क्राइम ब्रांच की तफ्तीश में एक अहम जानकारी सामने आई है। क्राइम ब्रांच को एक बैंक का पता चला है जो मौलाना साद मोहम्मद के नाम पे है और ये बैंक जो है निजामुद्दीन में स्थित है और वहाँ पर बैंक अधिकारियों ने जो इनके चार्टर्ड अकाउंटेंट है मौलाना साहब से उन्हें बुलाकर बाकायदा ये जानकारी मांगी थी कि अचानक से जो विदेशी पैसा है वो उनके बैंक अकाउंट में आ रहा है और उसका बहुत ज्यादा फ्लो हो रहा है। उसके बाबत उन्होंने बोला था कि मौलाना साहब को आप बुलाइए, तो सीए ने उससे साफ इनकार कर दिया। क्राइम ब्रांच को ये जानकारी मिली है कि निजामुद्दीन में जो मरकज का कार्यक्रम होना था उससे ठीक पहले ये विदेशी फंडिंग जो है वो बैंक अकाउंट में आई है और यही जानना चाह रहे थे कि पैसा कहाँ से आया था और किस मकसद से आया था। उसी बात को लेकर अब जो हवाला ट्रांजेक्शन है या हवाला कनेक्शन है उसकी भी जांच की जा रही है और उस बाबत बैंक के लोगों से भी क्राइम ब्रांच पूछताछ करेगी कि किन किन समय में और कितना कितना पैसा इनके अकाउंट में आया गया है और ये कौन कौन से देश ऐसे हैं जहाँ से पैसा आया गया था। महाराष्ट्र के नागपुर में कोरोना के 3 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इन मरीजों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां से ठीक होने के बाद इन मरीजों को उनके घर भेज दिया गया। नागपुर में अब तक 11 मरीज कोरोना से ठीक हो चुके हैं, जबकि अब तक 1 मरीज की कोरोना से मौत हुई है। नागपुर को रेड जोन में रखा गया है। कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई आपसे शुरू होती है। आप और आपका परिवार तभी सुरक्षित रह सकते हैं जब आप सोशल डिस्टेंसिंग समेत लॉकडाउन के हर नियम का पालन करें और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। क्या आपको मालूम है कि सिर्फ हाथ साफ रखना वायरस को रोकने के लिए काफी नहीं है?
ये जरूरी है कि जिस सतह को हम हमेशा छूते हैं, जैसे दरवाजे, खिड़कियां, किचन, स्लैब या बच्चों के खिलौने, उन्हें भी आप डिसइंफेक्ट करें। इस अहम संदेश को हर घर तक पहुंचाने के लिए नेटवर्क 18 और लाइजॉल ने एक खास कैंपेन शुरू किया है, डिसइंफेक्ट टू प्रोटेक्ट। लॉकडाउन के समय फोन से शूट किए गए इस वीडियो में अभिनेता और फिल्म प्रोड्यूसर सैफ अली खान इसकी अहमियत बता रहे हैं। हम सब अपने घर को क्लीन और हाइजीनिक रखना चाहते हैं और साफ सफाई की अहमियत अब पहले से भी ज्यादा होती है, लेकिन सफाई के साथ साथ डिसइंफेक्ट करना ना भूलें। आप किसी भी डिसइंफेक्टेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बार बार छुई वाली सर्फेसेस जैसे कि टेबल टॉप, किचन स्लैब और फर्श डिसइंफेक्ट करना ना भूलें। WHO भी यही सिखाता है। कोरोना पर बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। मुंबई में पिछले 8 घंटों में 107 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है, जबकि बीती रात से अब तक कोरोना के 165 मरीज सामने आए हैं। और इसके साथ ही महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 3000 के पार पहुंच चुकी है। तो ये संख्या अभी बढ़ गई है, 3000 के पार ये संख्या पहुंच गई है। अगर हम पिछले 8 घंटे की बात करें तो 107 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है, जबकि बीती रात से अब तक कोरोना के 165 मरीज सामने आए हैं। अभिषेक हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अभिषेक, तमाम वो प्रयास जो किए जा रहे हैं ताकि संख्या ना बढ़े, लेकिन वो प्रयास अभी भी नाकाफी ही दिख रहे हैं। बिल्कुल, सरकार की तरफ से जितनी भी कोशिशें की जा रही हैं, फिलहाल उसका असर लगातार बढ़ती पॉजिटिव संख्या को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि दिख नहीं रहा है। रात भर में जिस तरीके से 8 घंटे के भीतर मुंबई में 107 पेशेंट आए और पूरे महाराष्ट्र भर में 165 पेशेंट, और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे महाराष्ट्र भर की जो संख्या है अब तक की वो 3000 क्रॉस कर गई, यानी 3081 पेशेंट अब तक आ चुके हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। खासकर पूरे देश में अब तक सबसे ज्यादा पॉजिटिव पेशेंट्स की संख्या महाराष्ट्र में है, जो 3000 क्रॉस कर चुकी है। सरकार लगातार कोशिश कर रही है, आज भी सरकार कई दौर की मीटिंग कर रही है ताकि इसको रोका जाए, लेकिन फिलहाल उसका असर ग्राउंड पर होता हुआ नहीं दिख रहा है। जी, उधर हरियाणा में पंचकुला के सेक्टर 15 को सील कर दिया गया है। वहां पर एक महिला के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद प्रशासन और पुलिस की तरफ से ये कदम उठाया गया। नियम तोड़ने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी वाले लोग ही सेक्टर से बाहर जा सकते हैं। दवा और दूध की दुकानें खुली हैं, लेकिन वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। कोरोना वायरस की वजह से जारी लॉकडाउन के दौरान सड़कें खाली हैं और इन सड़कों पर जंगली जानवर नजर आ रहे हैं। केरल के मुन्नार में रिहायशी इलाके में एक हाथी घुस आया। वहां पर इडुक्की में येड़प्पा नाम का एक हाथी सुबह 5 बजे सड़कों पर घूमते देखा गया। लॉकडाउन की वजह से आदमी और गाड़ियां सड़क पर नजर नहीं आ रहे हैं, जिस वजह से ये हाथी यहां सड़क पर चहलकदमी करते हुए देखा गया। यूपी के गाजीपुर में कोरोना से निपटने के लिए पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ जुटी है। पुलिस लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों की मदद के साथ ही लोगों को जागरूक करने में जुटी है और इस कड़ी में गाजीपुर के एसपी ओम प्रकाश सिंह भोजपुरी गीत गाकर लोगों को लॉकडाउन के पालन की अपील कर रहे हैं। एसपी ओम प्रकाश सिंह भोजपुरी गीत के जरिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। घर में ही रहिया न बाहर तुमैहा, घर में ही रहिया न बाहर तुमैहा, आइल बा कोरोना के बीमारी रामा, घर में ही रहिया। यूपी के हरदोई में कोरोना से लड़ने के लिए और लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए पुलिस कड़ी मेहनत कर रही है और ऐसे में पुलिस को सुरक्षा के साधनों की खास जरूरत है और इस जरूरत को पूरा करने में अब पुलिस कर्मचारी खुद ही जुट गए हैं। पुलिस के कर्मचारी अब खुद ही फेस किट बना रहे हैं और ये फेस किट नाम के दौरान किसी के खांसने और छींकने से होने वाले खतरे से बचाती है। हालांकि इस बीच पुलिस कर्मचारियों को पीपीई किट देने की तैयारी भी की जा रही है। राजस्थान के भीलवाड़ा में कुछ लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया। आरोप है कि भीलवाड़ा में लगे कर्फ्यू के दौरान कुछ लोग बिना वजह घर से बाहर निकलकर टहल रहे थे। पुलिस के टोकने पर उन लोगों ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की करनी शुरू कर दी और नौबत मारपीट तक पहुंच गई। पुलिस ने हमले के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 2 व्यक्ति आए थे, उन्होंने माथाफोड़ी की हाथापाई की और मारपीट
की। इस पर हमने मुकदमा दर्ज किया अभी और कार्रवाई कर रहे हैं। एक्टर सलमान खान ने इंस्टाग्राम पर कोरोना पर जागरूकता से जुड़ा एक वीडियो शेयर किया। वीडियो में सलमान ने उन लोगों की क्लास लगाई जो लॉकडाउन का पालन न करके डॉक्टरों और पुलिसकर्मियों पर हमला कर रहे हैं और साथ ही दिन रात लोगों की सेवा में लगे पुलिसकर्मी और डॉक्टरों का शुक्रिया अदा भी किया। पुलिस वालों की ड्यूटी है, वो निभा रहे हैं और आपकी ड्यूटी सिर्फ इतनी है कि आप घर पर बैठे और वो भी आप नहीं निभा रहे। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं जो घर के बाहर कभी नहीं निकलते थे। जब से ये बोला गया कि घर से बाहर मत निकलो, उन्होंने निकलना शुरू कर दिया है। कमाल है। अब जो डॉक्टर अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं, पुलिस वाले अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं, नर्सेज अपनी जान को खतरे में डाल रही हैं और बैंक में काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपने एटीएम और अपने अकाउंट से पैसे निकाल रहे हैं अपने खाने पीने के लिए, आप उनकी भी जान को खतरे में डाल रहे हो। ये कमाल है। डॉक्टर आपकी जान बचाने के लिए आए, नर्सेज आपकी जान बचाने के लिए आए और आपने उन पर पत्थर बरसा दिया। जो कोरोना से डिटेक्ट हो रहा है, वाह, वो हॉस्पिटल से भाग रहा है। भाग के जाओगे कहाँ? किस ओर भाग रहे हो? जिंदगी की ओर भाग रहे हो या मौत की ओर भाग रहे हो? अगर ये डॉक्टर तुम्हारे इलाज नहीं करते और पुलिस सड़कों पे नहीं होती तो चंद लोगों की वजह से जिनके दिमाग में ये चल रहा है कि हमें नहीं होगा, वो हिंदुस्तान के ढेर सारे लोगों को लेकर चल बसेंगे। और सब शुक्रिया अदा करो पुलिस फोर्स का, डॉक्टर्स का, नर्सेस का, जो लोग बैंक में काम करते हैं उनका रिस्पेक्ट करो, उनको जिनको हुआ है, और एहतियात रखो कि ये आगे ना फैले। हिमाचल प्रदेश के लाहौल में बर्फीली तूफान में फंसे एक आदमी की तलाश में आईटीबीपी के जवानों ने अभियान तेज कर दिया। लगातार चौथे दिन लाहौल की पहाड़ियों में आईटीबीपी के जवान एक गांव वाले को खोज रहे हैं जो बर्फीले तूफान की चपेट में आ गया था। इस बचाव अभियान में आईटीबीपी के लगभग 2 दर्जन जवान बर्फ में जगह जगह गड्ढे खोदकर तूफान में फंसे आदमी की आहट पाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बर्फीला तूफान सोमवार को दिन में करीब 11:30 बजे आया था और इसमें पास के एक गांव का आदमी फंस गया था। आशंका जताई जा रही है कि लड़का भारी बर्फबारी में कहीं दब गया और जैसे ही आईटीबीपी के जवानों को उसकी खबर मिली, तभी से उन्होंने इस आदमी की तलाश में अभियान शुरू कर दिया। यूपी के बुलंदशहर में लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, लेकिन अपने जरूरी कामों को भी नियमों का पालन करते हुए अंजाम दे रहे हैं। लॉकडाउन के बीच एक परिवार में शादी को टाला नहीं गया और वीडियो कॉल के जरिए निकाह पढ़वाया गया। दूल्हे के मुताबिक लॉकडाउन में बारात नहीं ले जाई जा सकती थी, इसलिए 4 लोगों के साथ वीडियो कॉल के जरिए शादी करने का फैसला लिया गया। पूरे देश को कोरोना जैसी महामारी से बचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के जो आदेश दिए हैं उसका पालन करते हुए मैंने और मेरे परिवार ने ऑनलाइन निकाह करने का निर्णय लिया। क्योंकि घर में रहेगा इंडिया तभी तो बचेगा इंडिया। लॉकडाउन के बीच उत्तराखंड के नैनीताल के गांव में तेंदुआ दिखने से हड़कंप मच गया। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में तेंदुआ एक घर के आंगन में टहलता नजर आया, लेकिन घर वालों की आहट सुनकर तेजी से भागता दिखा। ऐसे में लॉकडाउन के बीच घर में बैठे गांव वालों पर तेंदुए के हमले का खतरा भी मंडराने लगा है। तो नैनीताल के गांव में घर में दरअसल तेंदुआ घुसा और इसके चलते लोगों में डर बसा हुआ है। अब लोग अपने घर में इस बात से डरे हुए हैं कि कहीं ये तेंदुआ उन पर हमला न कर दे। गौतम बुद्ध नगर में पिछले 24 घंटे में कोरोना का एक भी मरीज सामने नहीं आया। गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास एलवाई ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 48 लोगों की रिपोर्ट आई है जो सभी नेगेटिव हैं। तो राहत की बात यही है कि 48 घंटे में सारे नेगेटिव जो टेस्ट कराए गए वो आए। गौतम बुद्ध नगर में अगर हम पिछले 24 घंटों की बात करें तो कोरोना का एक भी मरीज सामने नहीं आया है। गौतम बुद्ध नगर के डीएम ने ये बताया कि पिछले 24 घंटे में 48 लोग ऐसे थे जिनकी सैंपल लिए गए थे, उनकी रिपोर्ट आई और वो सभी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव है। पिछले 24 घंटे में जो रिपोर्ट्स आई है लगभग 48 रिपोर्ट आई है, उसमें कोई भी पॉजिटिव नहीं आया, सारे नेगेटिव है।
और आज की तारीख में एक्टिव केसेस 56 है। 24 लोग घर जा चुके हैं, इलाज होकर स्वस्थ होकर लौट चुके हैं। तो लगभग 30% लोग इलाज होकर लौट चुके हैं और आने वाले दिनों में हमारी कुछ सैंपल्स टेस्टिंग के लिए बाकी है, क्योंकि जो ऑलरेडी कोविड-19 पॉजिटिव है वो भी इलाज होकर घर लौटने की शीघ्र वापस जाने की उम्मीद है। यूपी के फतेहपुर में कोरोना से बचने और लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए सड़कों पर यमराज घूमते दिखाई दे रहे हैं। 2 लोग यमराज और चित्रगुप्त के भेष में सड़कों पर घूम कर लोगों को जागरूक कर रहे हैं और लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने की सलाह दे रहे हैं। हम सबको करना है, यमराज का कहना है। देश भर में कोरोना से जंग के बीच जारी लॉकडाउन की वजह से कई जानवरों के सामने खाने की समस्या खड़ी हो गई है। ऐसे में कई एक्टर जानवरों को खाना खिलाने की अपील भी कर रहे हैं। टीवी एक्टर रूपाली गोंगली ने भी सड़कों पर घूमने वाले बेसहारा कुत्तों को खाना खिलाया और लोगों से भी भूखे जानवरों को खाना खिलाने की अपील की। बेजुबान लॉकडाउन के दौरान भले ही लोग घरों में रहने को मजबूर हों, लेकिन कलाकारों को लॉकडाउन की बंदिशें भी नहीं रोक पा रही हैं। प्रयागराज के मशहूर कवि और गीतकार मनोज गुप्ता ने भी लॉकडाउन के इस रोक को मौके में तब्दील कर दिया और न्यूज़ 18 के दर्शकों के लिए खासतौर पर एक गजल गाई। इस गजल के जरिए उन्होंने सभी लोगों से कोरोना से लड़ाई जीतने के लिए घरों में ही रहने की अपील। अपने शजर में रहो।